Okay, very good morning students. Today we are going to start our new topic. Our new type in valuation of goodwill, that is weighted average profit method. पहली जो मेथड देखी थी हमने, that was average profit method. It was very simple. It is just like a part of the other टाइप्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाले बगैर हम बाकी के मेथड्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स वाई उसको पढ़ना ज़रूरी था। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो टाइप नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप बिकॉज इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बीकॉम में भी पूछा जाता है और एमकॉम में भी सेम टाइप का प्रॉब्लम आता है। अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रहेगा एमकॉम में तो आपको उसमें भी ये टाइप का प्रॉब्लम पूछ ही सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक प्रोडक्ट बराबर डिवाइडेड बाय टोटल वेट, है ना? या टोटल वेट बोलिए, टोटल ऑफ वेट्स बोलिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक, सो दिस इज द फॉर्मूला। मैंने आपको प्रॉब्लम जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है? या अगर सेम ये जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ इसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी दिख जाएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो अब हम वो प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, क्या बोला है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें हमको देखना है। हाँ बोलिए। क्लियर नहीं दिख रहा है? सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम देख रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में जो दिख रहा है वैल्यूज उसके हिसाब से थोड़ा याद कीजिए, हाँ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ देखते हैं फिर चेंज। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये सेकंड मेथड है अपनी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड अपॉन टोटल वेट्स, ठीक? तो उसको टोटल वेटेड प्रॉफिट को प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो वो कैसे निकाला जाता है ये प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम देखिए आपके सामने है, ओमकार लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरीड ऑन बाय श्री मोहन, ठीक है? गुडविल फॉर दिस पर्पज इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एज 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 year। यहाँ पे मेथड का नाम बोला गया आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करना है आपको। उसके बाद द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड आर, यहाँ पे वेट्स बताए गए हैं। प्रॉब्लम में वेट्स दिए रहते हैं जनरली, अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट के हिसाब से आपको वेट देना पड़ता है, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा वेट, कम प्रॉफिट कम वेट, लाइक दैट। सो यहाँ पे आपको देखिए ईयर वाइज वेट दिया हुआ है, तो वो ईयर का वेट उसको अप्लाई करना है। और उसके बाद दिए हुए प्रॉफिट्स दिए हुए 4 साल का, ठीक है? वो क्या बोल रहा है अभी देखिए, एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑन 1 April 1997 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग ₹9,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 1997 को एक मेजर रिपेयर हुआ,
कंपनी में कोई मशीनरी थी, उसका मेजर रिपेयर हुआ, जिसका एक्सपेंस रेवेन्यू कंसीडर किया गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंस। तो अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करते हो तो जो रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब रोज के रोज जो या ऑफिस में आपके हर साल जो एक्सपेंस लगता है उसको रिकरिंग या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो एक आधे बार लगता है कैपिटल एसेट्स खड़ी करने के लिए, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसकी एंट्री आपके प्रॉफिट एंड लॉस में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री जो होती है वो आपके एसेट साइड में पर्टिकुलर एसेट में एडलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने क्या बोला है कि 9,000 का एक खर्चा हुआ, तो गलती से इसने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंस बोलने की जगह उसको रेवेन्यू में ऐड कर दिया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस शो कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड की टोटल 1 लाख आ रही थी और डेबिट साइड की टोटल 70,000 आ रही थी। लेकिन जो एक्सपेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करना था, प्लांट था आपका 2 लाख का, इसमें प्लस रिपेयरिंग एक्सपेंस ऐड करना था 70,000, तो यहाँ पे ऐड न करते हुए यहाँ पे शो कर दिया। तो अब उससे क्या हुआ, ये 1 लाख, इसमें से 1 लाख में से आपने 70,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 30,000। तो आपका प्रॉफिट 70,000 से घट गया। क्या हो गया, घट गया। लेकिन अगर ये 70,000 यहाँ पे न लिखते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये एसेट की कीमत बढ़ जाएगी, 2,70,000 हो जाएगी और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पूरा 1 लाख। मतलब गलती से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो किया तो उसके वजह से आपका उस साल का प्रॉफिट उतनी अमाउंट से कम दिख रहा है, कम शो हो रहा है। तो हमको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसने बोला एडजस्टमेंट में कि उस साल में ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें 9,000 का एक प्लांट रिपेयरिंग का जो एक्सपेंसेस था वो गलती से हमने रेवेन्यू में दिखा दिया। रेवेन्यू में दिखा दिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, जिस वजह से उस साल का प्रॉफिट आपको 9,000 से कम दिख रहा है। तो ये एडजस्टमेंट है उस साल की, तो उसको एक स्टार मार्क कर दीजिए। 1996 97 कौन सा है, 97 1 अप्रैल 97, तो 97 98 की एडजस्टमेंट है वो, उसको स्टार मार्क कर दीजिए। आगे क्या बोल रहा है, द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो आपकी कैपिटल एसेट बढ़ गई, तो ये 70,000 या 9,000 या जो भी एक्सपेंस है वो बढ़ने की वजह से आपको उस साल डेप्रिसिएशन भी बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ गया ना, 2 लाख की एसेट दिख रही थी उसमें 9,000 फिर से बढ़ गए, तो 9,000 पे आपको हर साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा जो आपने नहीं किया। तो उस वजह से आपका उस साल का और उसके बाद के साल का प्रॉफिट क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट रहता है वो कम होते जाता है ना। तो वो आपको एडजस्टमेंट है, वो भी ध्यान में रखना है। फिर से एक स्टार मार्क कर दीजिए, 2 एडजस्टमेंट है वहाँ पे। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 1998 वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹3,600। तो क्या हुआ, 31 मार्च 1998, ठीक है, मतलब अगेन सेम ईयर 97 98 वही साल है। अपने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो 31 मार्च 98 मतलब 97 98 में फिर से एक एडजस्टमेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक जो था वो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया, मतलब जो जितने का स्टॉक था उससे ज़्यादा दिखा दिया गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर एक्सेस दिखाते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 90,000 था, ठीक है, तो 90,000 था तो यहाँ पे भी 90 आता, यहाँ पे भी 90 आता और यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए 50,000, तो आपका प्रॉफिट आ जाता 40,000। अगर एक्चुअल आपका क्लोजिंग स्टॉक 90,000 होता तो, लेकिन आपने क्या किया, ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू मतलब बढ़ा दिए उसकी वैल्यू को,
तो 90,000 की जगह आपने उसको 1,10,000 कर दिया। तो अब क्या हुआ, ओवर वैल्यूएशन की वजह से 1,10,000 आपका स्टॉक, यहाँ पे भी 1,10,000 आ गया, और 1,10,000 में से 50,000 गए तो आपका प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है 60,000, जबकि आपका स्टॉक है नहीं उतने कीमत का, आपने ओवर वैल्यूड करके बता दिया है। तो उसको आपको क्या करना है, जो प्रॉपर वैल्यूएशन है वो लेना है, ओवर वैल्यूएशन पे नहीं लेना है। तो वो एक एडजस्टमेंट है, कौन से साल की है वो, 1998, फिर से उसको एक स्टार मार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बताई है, लेकिन दूसरा आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, कंसीडर करना है कि अगर 1998 31 मार्च 1998 का क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसके अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अगर 98 का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 1 अप्रैल 1998 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो वो भी ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ओवर वैल्यूड होगा, वो भी क्या होगा, ओवर वैल्यूड। तो अगर वो भी ओवर वैल्यूड है तो उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिंग अकाउंट है दूसरे साल का, तो यहाँ पे आपका स्टॉक जो था वो 90,000 दिखना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से दिखा दिया 1,10,000, 20,000 से ओवर वैल्यूड। तो आपका प्रॉफिट जो है इस साल का वो कम दिखेगा, इस साल का प्रॉफिट क्या दिखेगा, कम दिखेगा, जबकि वो क्या होना चाहिए था, ये ओवर वैल्यूड नहीं रहता, ये 90 के 90 ही दिखता तो आपका प्रॉफिट बराबर दिखता था। यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ कंसेप्ट कि अगर ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की वजह से आपका उस साल का प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा उस साल के प्रॉफिट में उतनी अमाउंट को, जो ओवर वैल्यूएशन अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक वाले में से माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को, क्योंकि वहां पे ओवर वैल्यूएशन हो गया तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो हटाना पड़ेगा। और उसके अगले साल, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो उस साल के प्रॉफिट में क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ के दिखा है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो उसमें आपको प्रॉफिट ऐड बैक करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद to cover management cost, an annual charge of ₹7,200 should be made for the purpose of goodwill valuation। तो मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए 7,200 रुपये का एनुअल चार्ज है वो लगाना पड़ेगा, तो वो हर साल लगेगा। यहाँ पे ऐसा उसके लिए स्पेसिफिक साल नहीं बोला है, तो हर साल आपको ये 7,200 रुपये लगाना पड़ेगा प्रॉफिट में से। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब टाइम पता नहीं कितना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है अपनी गुडविल में से, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर जो साल के प्रॉफिट है वो उतने साल, कितने साल है, 4 है कि 3 साल है, प्लीज। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? तो 4 साल है, तो पहला कॉलम अपना पर्टिकुलर्स का रहेगा, फिर उसके बाद कौन सा साल है, 1996, 97, then 1997, 98, 1998, 99 और 1999, 2000। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईयर। यहाँ पे आप रुपीज लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज गिवन, जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिखना है आपको, प्रॉफिट एज गिवन। चलिए कितना है, पहले साल का प्रॉफिट बोलिए कितना है, 30,300, उसके बाद 31,200,
200, उसके बाद 36,000, उसके बाद 45,000। तो ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है प्रॉफिट आपको। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। पहली एडजस्टमेंट, चलिए क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 1997 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेजर रिपेयर किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन गलती से उसने क्या दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, क्योंकि उस वजह से आपका प्रॉफिट कम शो हुआ। अगर वो रेवेन्यू दिखा है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया होगा, मतलब उस साल का प्रॉफिट घट गया होगा। अगर आप उसको एसेट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करते तो उस साल वो प्रॉफिट कम नहीं दिखता। तो अभी कम दिखा दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ऐड बैक, यहाँ पे ऐड मेजर रिपेयर चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट बट be treated as capital expenditure। ठीक है, तो कौन से साल का था, 1997-98, कितने हज़ार का है, 9,000। तो यहाँ पे डैश दे दीजिए, 9,000 डैश डैश। ठीक है, चलो टोटल कर लेते हैं। ये 30,300 आ गया, इसका टोटल 40,200 आ गया, 36,000, 45,000। पहली चीज़। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट, आगे क्या बोल रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन मेजर रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, बाय डाइमिनिशिंग मेथड। तो अब कितने हज़ार का रिपेयर किया था, 9,000 का, तो कितना परसेंट बोला है, 10%। तो पहले साल, जिस साल हमने रिपेयर किया उस साल, पहले साल 9,000 का 10% 900 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 9,000 इंटू 10%, 900। डाइमिनिशिंग बैलेंस बोला है दूसरे साल, अब ये 900 हो गया, 9,000 में से 10% 900, तो 9,000 में से 900 को माइनस करेंगे इंटू 10%, तो कितना आएगा, 810 बराबर। उसके बाद उसके तीसरे साल 9,000 माइनस 900 माइनस 810 इंटू 10%, कितना आएगा, 729। ये मैंने आपको शो करने के लिए लिखा हुआ है, ये आप वर्किंग नोट में भी बता सकते हैं, आपको समझना चाहिए इसलिए लिखा मैंने। हाँ, अब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, कितना बैलेंस बचता देखो, यहाँ पे 30,300, यहाँ पे 39,300, यहाँ पे 35,190, 44,271। ठीक है, अब ये होने के बाद फिर से एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाली, है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, ओवर वैल्यूड हुआ है, कौन से साल में, 1997-98 में। तो उसको क्या करना है, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऑफ 1997-98 कितने से ओवर वैल्यूएशन हुआ, 3,600 रुपये से। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 3,600। अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक, इसमें भी ओवर वैल्यूएशन हुआ, यहाँ से माइनस होगा लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये जो है ये क्रेडिट में आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। ये इनकम है, ये एक्सेसिव इनकम दिखा दिया तो इसको हटाना पड़ेगा, और एक्सपेंस अगर एक्सेसिव दिखा दिया तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड ओवर
वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक that is closing stock, sorry, opening stock of 1997-98 that is 1999 that is closing stock of 1997-98। तो इसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 3600। चलिए फिर से टोटल करेंगे, ये डैश डैश 30,300, यहाँ पे आएगा 3600 माइनस करने के बाद कितना आता है 35,700। यहाँ पे इसको प्लस करना है, ये माइनस ये प्लस होगा, यहाँ पे आएगा 38,790 और यहाँ पे 44,271। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एक्सपेंस दिया था, मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया है ना, लेस एनुअल चार्ज ऑफ कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो वो भी लेस होगा, तो लेस कर देंगे, वो तो पूरे सब में से करना है, लेस एनुअल चार्ज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो एनुअल चार्ज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी है 7,200 है ना, 7,200 हर साल लगेगी वो, क्योंकि वो कॉमनली बोला है, कॉमन एडजस्टमेंट है तो वो हर साल आती है। माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। चलो माइनस करो, कितना बचता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 23,100, उसके बाद 28,500, उसके बाद 31,590, उसके बाद 37,071। ठीक है, तो यह आ गया आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो अभी हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया, ये कैसे आया फिर से एक बार देख लीजिए। हमने क्या किया, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए पहले टेबल बनाया है, टेबल में पर्टिकुलर्स और अपने जो जिस साल के प्रॉफिट दिए वो 4 साल के प्रॉफिट्स के कॉलम बना दिए, जो प्रॉफिट दिया हुआ है एज इट इज लिख दिया, प्रॉफिट एज गिवन। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, पहली एडजस्टमेंट फिर से एक बार देखिए क्या बोल रहा है कि पहले साल यानी 1997-98 में एक हमने मेजर रिपेयर किया कंपनी में प्लांट से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस था 9,000 का, उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, जबकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है उसका इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो अपने प्रॉफिट पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो अपने कैपिटल एसेट से रिलेट करता है, कैपिटल एसेट में प्लस माइनस होता है, तो उसका आपके प्रॉफिट पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने लेकिन उसको रेवेन्यू में दिखा दिया। तो अब उसको क्या करना है, आपको ऐड बैक करना है, क्योंकि उस साल आपका प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ऐड बैक कर दिया 9,000 रुपये। उसके बाद दूसरे साल क्या है, अब ये जो 9,000 रुपये कैपिटल है, प्रॉफिट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट खड़ी करने वाला। अब ये हुआ तो इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, वो भी डाइमिनिशिंग मेथड में। हम ऐसा नहीं करते कि पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और बाकी साल नहीं करेंगे। अब एसेट आ ही गई है तो उसके साथ उसके बाद के सालों पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। मतलब पहले साल आपने 9,000 पे चार्ज किया, दूसरे साल 9,000 में से 10% 900 माइनस कर दिया, उस पे चार्ज किया, तीसरे साल 9,000 में से 900 प्लस 810 माइनस करके उस पे चार्ज कर दिया, वो डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट फिर से घट गया। दूसरे साल क्या बोल रहा है कि ओवर वैल्यूएशन किया हमने क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर आप ओवर वैल्यूएशन करते तो उस वजह से आपका उस साल का प्रॉफिट एक्सेसिव दिखता है, ज़्यादा दिखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट को
कम कर देंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। लेकिन जब आप इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट कर रहे हैं तो ऑन द अदर साइड दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक भी आपका क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उसमें भी ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हमने माइनस कर दिया क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। उसके अदर साइड पे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें हमने ये प्रॉफिट को या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड बैक कर दिया क्योंकि उस साल का प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो ये एक साथ होना ही चाहिए। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हो तो उसका दूसरा इफेक्ट ओपनिंग स्टॉक पे भी आता है। तो यहाँ पे माइनस किया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ऐड कर दिया और इस तरह से प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद एनुअल चार्ज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट ये हर साल होने वाली है तो हमने वो सब में से माइनस कर दिया। अब हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इस तरह से आ गया। अब आते हैं हम दूसरे टेबल की तरफ। अब यहाँ पे आपको बनाना है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल है, अभी बहुत, अभी कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, उसके बाद लिखेंगे हम प्रॉफिट, उसके बाद लिखेंगे वेट और उसके बाद आएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ईयर पहला साल है 1996, 97, 1997, 98, 1998, 99, 1999 एंड 2000, ठीक है। प्रॉफिट ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट जो निकाला है वो लिखना है आपको 23,100। उसके बाद दूसरे साल का 28,500, तीसरे साल का 31,590, उसके बाद 37,071। अब वेट आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है 1 2 3 4 साल वाइज, साल के हिसाब से। तो 1 2 3 4। तो प्रोडक्ट कैसे आता है, प्रॉफिट इंटू वेट कीजिए, प्रॉफिट इंटू वेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको वेट प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब मेरे पास तो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है। तो पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 23,100 इंटू 1 23,100, 28,500 इंटू 2 57,000, 31,590 इंटू 3 94,770, 37,071 इंटू 4 1,48,284, ठीक है। अब इनकी टोटल करनी है, इनकी टोटल आती है 3,23,154 और टोटल ऑफ वेट 4 3 7 और 3 10, तो टोटल है वेट का 10। ये मिल गया। अब फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला है अपने पास। तो अब स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बोलता हूं उसको, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो प्रोडक्ट आया आपका 3,23,154 डिवाइडेड बाय वेट है टोटल 10, तो आया 32,315.4 बराबर। अब ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 32,315.40 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स प्रॉब्लम में दिए हुए कितना 3, तो इंटू 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन 96,946। Therefore goodwill equal to 96,946। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो पहली स्टेप है दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सॉल्व कर लिया तो बाकी एकदम सिंपल है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। एक ही टाइप का ये प्रॉब्लम अगर आ गया तो जनरली पूछता है आपको एग्जाम में। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड आई होप कि आपको समझा होगा। नहीं समझा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक बार और देखेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं समझी है वो मैं फिर से आपको क्लियर करवा दूंगा, डोंट बी वरी, ठीक है। थैंक यू।